हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट एंड डब्ल्यूटीओ। गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड और सेकंड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम गेट को डिस्कस करेंगे क्योंकि गेट को रिप्लेस करके ही डब्ल्यूटीओ लेके आए थे। तो पहला पॉइंट जो नोट करना है कि जो गेट है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, बल्कि ये एक एग्रीमेंट था। ये कुछ मेंबर कंट्री के बीच में तैयार किया गया एक ड्राफ्ट था। इसकी फुल फॉर्म पर ध्यान देना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी टैरिफ और ट्रेड के लिए कुछ कंट्री के बीच में तैयार किया गया एक एग्रीमेंट था, एक ड्राफ्ट था। और इसी गेट को रिप्लेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम गेट को पढ़ेंगे, देन WTO को। लेकिन हमें पहले ये देखना होगा कि गेट को स्टार्ट तो करेंगे, पढ़ेंगे तो सही हम, लेकिन गेट को बनाया क्यों था, क्या रिक्वायरमेंट हुई थी कि ये एग्रीमेंट तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कुछ कंट्री के बीच में, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हुई थी। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1914 से 1918 के बीच में। तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से कुछ कंट्री की, कुछ क्या मतलब जो कंट्री इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, उन कंट्री की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ था। उन कंट्री के जो बैंक थे वो काफी बैंक फेल हो चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान यूएसए को हुआ था। यूएसए के अंदर जितने भी बैंक थे वो बैंक फेल हो चुके थे। रीजन क्या था? रीजन क्या था कि यूएसए की गवर्नमेंट ने, देखो नुकसान यूएसए को भी हुआ, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, हर कंट्री को नुकसान हुआ था। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ने अपने बैंक को ऑर्डर दिया कि बैंक आप किसको, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को और आप इंडस्ट्री सेक्टर को लोन प्रोवाइड करो ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। तो यूएसए की गवर्नमेंट ने जो बैंक्स को ऑर्डर दिया, तो बैंक्स ने क्या किया, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया, लोन प्रोवाइड किया। लोन प्रोवाइड करने की वजह से, ऐसा लोन क्यों प्रोवाइड किया गया था, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करे और उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेके आए और फैक्ट्री उनका क्या करेगी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ऐसा बैंक्स ने किया। बैंक ने लोन दे दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या किया, धनाधन प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उधर इंडस्ट्री सेक्टर ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया और प्रोडक्शन क्या कर दिया, ओवर प्रोडक्शन कर दिया। अब ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या था कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आगे ज्यादा, यानी सप्लाई ज्यादा थी और लोगों की डिमांड उतनी थी नहीं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं था। अब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, पहला पॉइंट। क्योंकि मार्केट के अंदर गुड्स से कोई खरीदने वाला है ही नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था कि बैंक ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो लोन दिया था, वहां से उस लोन की रिपेमेंट ही नहीं हुई। बैंक की सारी एसेट्स एनपीए में चली गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। बैंक को जो लोन दिया था ना तो उसका इंटरेस्ट मिला, ना ही उस प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेमेंट हुई। तो दिक्कत क्या हुई, बैंक फेल हो गए बिल्कुल यूएसए के बैंक फेल होने की वजह से ये कंडीशन बढ़ती ही चली गई और ये कंडीशन बढ़ती बढ़ती क्या आ गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, यानी महामंदी आ गई। 1929 और 30 के अंदर यूएसए का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, पूरे यूएसए के बैंक फेल हो गए, पूरी यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई। ना सिर्फ यूएसए बल्कि लगभग वर्ल्ड क्या है, इसी चपेट में आ चुका था। और ये महामंदी जो 1929 में स्टार्ट हुई थी, 1929 और 30 में जो महामंदी स्टार्ट हुई थी, ये कब तक चली थी, ये 1 डिकेड तक चली थी, यानी 1929 से लेके 1939 तक 10 साल तक ग्रेट डिप्रेशन हुआ। और ये ग्रेट डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले क्या आ गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में लगभग खत्म हुआ था। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी नुकसान हो गया। अब ये नुकसान हुआ ही था,
क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, यानी महामंदी आ गई 1929 और 30 में। अब क्या है, जो बची खुची इकोनॉमी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब यूएसए ने सोचा कि यूएसए ने क्या किया, इस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए एक एक्ट पास कर दिया। ये इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने आग में घी डालने वाला काम कर दिया कि जहां इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी वहां पर इकोनॉमी अब और भी उससे भी बेहतर कंडीशन हो गई। रीजन क्या था, देखो, स्मूथ हाउलेट टैरिफ एक्ट 1930। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्मूथ हाउलेट टैरिफ एक्ट 1930 कब पास किया था और किसने पास किया था। तो ये यूएसए की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, और ये एक्ट यूएसए की गवर्नमेंट ने क्या सोचकर पास किया था कि हम इस ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर निकले, कैसे ना कैसे करके हम इस सिचुएशन से बाहर निकले। और इस एक्ट का एम क्या था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ा दो। और टैरिफ भी कितना बढ़ाया, लगभग 60 to 70% टैरिफ बढ़ा दिया। यूएसए ने लगभग अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होने वाले 22,000 प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स की रेट को बढ़ा दिया। अब जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी बची हुई थी वो यहाँ आके खत्म हो गई। इस एक्ट ने क्या किया, आग में घी डालने वाला काम किया, और पूरी इकोनॉमी, पूरा स्टॉक मार्केट, पूरे बैंक बिल्कुल फेल हो गया। और जैसे देखा देखी क्या किया, जैसे देखा देखी के काम में जो अड़ोसी पड़ोसी देश थे, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम इसी तरीके के एक्ट पास कर दिए, यानी इन्होंने भी टैरिफ बढ़ा दिया। अब टैरिफ बढ़ाने से हुआ क्या, ये एक्ट क्यों पास किया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद करो, कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे मान लो यूएसए से बाहर, तो उसके ऊपर इतने हाई टैरिफ लगा दिए कि दूसरी कंट्री में वो गुड्स इतनी हाई प्राइस पर जा रहा था। कहने का मतलब था सभी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक तरीके से बंद हो चुका था, क्योंकि ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगा दी थी। तो यूएसए के देखे देखे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इन सभी कंट्री ने भी टैरिफ बढ़ा दिए थे। अब ये कंडीशन चल ही रही थी, और इतने टाइम आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1939 से, 1944 के एंड में लगभग खत्म हो चुका था। 1944 के एंड या 1945 की स्टार्टिंग तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। अब क्या हुआ, अब जो बची खुची थोड़ी बहुत इकोनॉमी थी, वैसे तो कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन पूरे वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी क्या हो चुकी थी, कोलैप्स हो चुकी थी, पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई। पहला नुकसान यहाँ हो गया, फिर वर्ल्ड के अंदर यहाँ नुकसान हुआ, जो थोड़ा कुछ बचा हुआ नुकसान था वो इस एक्ट के पास करने से हो गया, और इसी एक्ट के चलते चलते क्या हो गया, 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब कंडीशन ये आ चुकी थी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बैंक, स्टॉक मार्केट और पूरी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुके थे। अब कुछ जो पावरफुल कंट्री थी, जैसे यूके, सॉरी, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो किया जाए, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। इसलिए इन पावरफुल कंट्री ने ये सोचा कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ऐसा कोई संस्था बनाई जाए जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। इस इन पावरफुल कंट्री के बीच में कॉन्फ्रेंस होगी। अब तो नीचे मैंने क्या लिखा है, देखो, यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, तो लगभग खत्म होने के कगार पर था, तो पावरफुल कंट्री को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए अब ये पावरफुल कंट्री क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, एक मीटिंग करेंगे आपस में। अब देखो आगे, अब देखो टाइम था 1944 का, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म होने की कगार पर था। तो 1944 में यूएसए के ब्रिटेन वुड्स सिटी के अंदर, यूएसए के एक स्टेट में एक जगह है ब्रिटेन वुड्स, ब्रिटेन वुड्स सिटी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज्ड किया गया, और कुछ कंट्री ने मिल करके एक डिसीजन लिया, एक एग्रीमेंट किया आपस में मिल करके। वो एग्रीमेंट देखो क्या था। तो 1944 में यूएसए के अंदर एक स्टेट के अंदर एक जगह है ब्रिटेन वुड्स, उस ब्रिटेन वुड्स जगह पर कुछ नेशंस ने मिल करके एक कॉन्फ्रेंस की।
उस कॉन्फ्रेंस में जो दो मेन पर्सन थे वो थे यूएसए की तरफ से मिस्टर डेक्स्टर वाइट और यूके की तरफ से जेएम केन्ज। ये दो पर्सन क्या कर रहे थे, इस पूरी कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे। यानी जो आइडिया दिया था वो यूएसए के मिस्टर डेक्स्टर वाइट ने और यूके के मिस्टर जेएम केन्स ने अपना आइडिया, अपना जो प्रस्ताव था वो पूरी कॉन्फ्रेंस में रखा था। प्रस्ताव क्या था वो देखेंगे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी ब्रिटेन वुड्स के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस को नाम क्या दिया गया था? इस कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस या फिर यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के नाम रखे गए थे जो ब्रिटेन वुड्स के अंदर हुई थी, यूएसए के अंदर हुई थी। अब 1 से लेके 22 जुलाई 1994 तक, सॉरी 1944 तक ये मीटिंग चली थी और इसमें 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। ये ध्यान रखना कि 1 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक ये मीटिंग चली। 44 नेशंस ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा क्या था कि फ्री ट्रेड मूवमेंट करना है, क्योंकि सभी कंट्री ने, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, जर्मनी, सभी कंट्री ने क्या कर दिए थे, टैरिफ बढ़ा दिए थे, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। तो अभी जो कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला था, इस कॉन्फ्रेंस में ये पॉइंट रखा गया था कि फ्री ट्रेड मूवमेंट करना है, यानी हमें फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना है। जो बैरियर्स लगे हैं, जो टैरिफ लगे हैं, उनको रिमूव करना है। टैक्स फ्री एग्रीमेंट होगा। कहने का मतलब है ये जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जिक्र हुआ था कि ये जो 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में, ये इस बात पर सहमत हुए थे कि हमें जो ट्रेड करना है, हमें जो आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, वो हमें बिल्कुल बैरियर से मुक्त करना है। टैरिफ बिल्कुल फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, यानी जितना ज़्यादा नेशंस के साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्री क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, उतना ही ज़्यादा कंट्री की जीडीपी भी ग्रो होगी। तो मेन पॉइंट क्या था इस कॉन्फ्रेंस का कि ट्रेड को फ्री फ्लो करना था, ट्रेड पर लगने वाले जो टैक्स थे, जो बैरियर्स थे, उनको हटाना था। अब इसी कॉन्फ्रेंस में 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाने की डिमांड रखी गई थी। यानी इस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला था, इन्होंने ये डिसाइड किया गया था कि हम 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। अब देखो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो जो 1 से लेके 22 जुलाई 1944 के अंदर जो मीटिंग हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या निकला। देखो कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट निकला, वहां पर ये डिसीजन लिया गया उन 44 नेशंस के द्वारा कि हम 3 ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। पहला था आईबीआरडी, दूसरा था आईएमएफ और तीसरा था आईटीओ। अब देखो आईबीआरडी क्या है। आईबीआरडी और आईएमएफ ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग का काम करेंगे। फंडिंग का मतलब है कि आईबीआरडी और आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्री को पैसे प्रोवाइड करेंगे। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आईबीआरडी क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो आईबीआरडी क्या है, आईबीआरडी बाद में वर्ल्ड बैंक का क्या बना दी, एक बॉडी बना दी थी, एक पार्ट बना दिया था। तो पहले देखो जब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 से लेकर के 22 जुलाई 1944 में 44 नेशंस के बीच में, वहां पर डिसीजन लिया गया कि 3 ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। पहला है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस बॉडी का काम क्या होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि झगड़े की वजह से जिन कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, यानी जिन कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, उनको क्या करना है, वापस से डेवलप करने के लिए फंडिंग करने का काम करेंगे। देखो इसमें रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कंट्री के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड करने का काम आईबीआरडी करेगा। बोले ठीक है। फिर बोले कि आईएमएफ क्या करेगा, आईएमएफ का काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अगर किसी भी कंट्री का बीओपी नेगेटिव में है, अगर एडवर्स बीओपी है, तो उस कंट्री को फंडिंग करने का काम आईएमएफ का होगा। ये भी बोले ठीक है।
फिर बोले आईटीओ का काम क्या होगा। आईटीओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होगा उस ट्रेड को कौन करेगा, रेगुलेट करने का काम आईटीओ का होगा। तो पहले दो ऑर्गेनाइजेशन आईबीआरडी और आईएमएफ वो 27 दिसंबर 1945 को बनकर तैयार हो गए और 1947 से इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। यानी आईबीआरडी और आईएमएफ ने 1 मार्च 1947 से अपना काम करना शुरू कर दिया। बारी आती है इस आईटीओ की। अब आप बोलोगी अब तक तो कहीं पर गेट का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अब देखो अब आएगी गेट की बारी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन और भी बनाना था, आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से ये आईटीओ नहीं बनाया गया। सबसे मेन रीजन कौन था, यूएसए था। यूएसए इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप ही नहीं करना चाहता था। यूएसए ने ना तो साफ ये जवाब दिया कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को हम एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते या फिर करना चाहते। तो कुछ दिनों तक यूएसए ने क्या किया, इसके ऊपर चुप्पी साधे रखी कि थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने पर। अब यूएसए ठहरा मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री। अब मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री को देख करके यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली इन्होंने भी अपने कदम पीछे हटाए कि जब यूएसए तैयार नहीं है इस आईटीओ को बनाने के लिए तो हम भी कुछ और देखेंगे इसका अल्टरनेटिव। तो ये जो आईटीओ बनाने का डिसीजन लिया गया था ये डिसीजन हो गया फेल और आईटीओ नहीं बनाया गया, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के न बनने की वजह से ही गेट बनाया गया। अब देखो रीजन क्या था, मेनली रीजन यूएसए था। अगर यूएसए उस टाइम पर हाँ कर देता कि हाँ डन है तो ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाता। अब देखो अब रिक्वायरमेंट किस चीज की थी, रिक्वायरमेंट थी कि किसी न किसी तरीके से हमें इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करना है, उस ट्रेड को फ्री फ्लो करना है, उस ट्रेड पर जो बैरियर लगे हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, जो कोटा डिसाइड किया गया है उसको रिमूव करना था। तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि इंटरनेशनल ट्रेड के को रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट थी, यानी उस पर जो बैरियर लगे हैं उनको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट थी। अब यूएसए ने तो अपने कदम पीछे हटा लिए। अब क्या किया, अब 30 अक्टूबर 1947 को देखो 27 दिसंबर 1945 को ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हो गए और 1 मार्च 1947 ने इन्होंने ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम शुरू कर दिया। अब ना तो यही हो चुकी थी फेल, तो ये यही हो चुका था। अब कुछ टाइम तक अदर्स नेशंस ने, उस टाइम पर 44 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। अब काफी टाइम तक उन्होंने वेट किया, नहीं बना, फेल हो गया आईटीओ। तो अब क्या किया, अब 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की गई बाकी नेशंस के द्वारा। उस कॉन्फ्रेंस में 23 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया और 23 नेशंस ने एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन किया। ध्यान रखना 23 नेशंस के द्वारा एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया। और ये एग्रीमेंट क्या था, इस एग्रीमेंट में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था गेट। यहां से गेट की उत्पत्ति होती है। 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में 23 कंट्री ने एक डिसीजन लिया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उसी ड्राफ्ट को, उसी एग्रीमेंट को गेट बोलते हैं, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यानी टैरिफ को रिमूव करने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया गया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था 23 नेशंस के द्वारा। इसी को बोलते हैं गेट। एम क्या था इस जो ये गेट बनाया गया था, इस गेट का एम था कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो लगने वाले टैरिफ है और जो कोटा डिसाइड किया गया है उन ऐसे बैरियर को, यानी जो टैरिफ और जो कोटा है, यानी जो टैरिफ और जो नॉन टैरिफ बैरियर थे, उन बैरियर्स को क्या करना है, कम करना है। एकदम से रिमूव तो नहीं करेंगे, बोले कि कम करना है। तो इस पूरी स्लाइड का सार क्या था, जो 1 से लेकर के 22 जुलाई तक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट निकला कि 3 ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, आईबीआरडी, आईएमएफ और आईटीओ। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हो गए 27 दिसंबर 1945 को, काम शुरू कर दिया 1 मार्च 1947 से 45 में बनकर तैयार हुए। आईटीओ क्या हुआ, कुछ कारणों की वजह से आईटीओ नहीं बन पाया और ये हो गया फेल।
अब सभी नेशंस को ये था कि हमें तो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना है, फ्री फ्लो करना है, उस पर जो बैरियर लगे हैं उनको थोड़ा कम करना है, तो कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट होगा ना। तो अब यूएसए ने तो अपने कदम पीछे हटा लिए। अब बाकी नेशंस ने क्या किया, 23 अक्टूबर 1947 को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर 23 नेशंस के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की गई। उस कॉन्फ्रेंस में एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया, यानी एक एग्रीमेंट हुआ, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। उस ड्राफ्ट को गेट का नाम दिया गया था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका एम क्या था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड पर जो बैरियर लगे हैं, जो टैरिफ लगे हैं, जो कोटा लगा है, उसको क्या करना है, धीरे धीरे करके कम करना है। अब देखो इससे आगे, गेट का जो नेक्स्ट पॉइंट है कि गेट किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो गेट का प्रिंसिपल है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशंस। मोस्ट फेवर्ड नेशंस का मतलब क्या है, देखो मान लो कि 10 नेशंस आपस में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे EU के 27 कंट्री है, EU के अंदर 27 कंट्री के बीच में क्या है, ये एग्रीमेंट है, ये ड्राफ्ट तैयार है, ये एग्रीमेंट हो चुका है कि हमारे बीच में जो ट्रेड होगा वो ट्रेड बिल्कुल बैरियर से मुक्त होगा। जो ट्रेड टैरिफ लगे हैं, जो कोटा डिसाइड किया गया है, जितने भी बैरियर्स हैं वो बिल्कुल रिमूव होंगे, यानी हम जो ट्रेड करेंगे उनके ऊपर कोई टैक्स, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस का मतलब है कि जो नेशंस आपस में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मान लो इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रहा है और इंडिया मान लो जापान के साथ ट्रेड कर रहा है, तो जब इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रहा है तो ड्यूटी लगाता है कम, और जब इंडिया जापान के साथ ट्रेड कर रहा है तो ड्यूटी यानी टैक्स लगाता है ज़्यादा। तो इंडिया ने यूएसए को क्या टैग दे रखा है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का टैग दे रखा है कि हम आपके साथ जो ट्रेड करेंगे वो बैरियर से थोड़ा रिमूव होगा, यानी उसमें ड्यूटी और टैक्स कम लगेंगे, लेकिन हम जापान के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे उसकी ड्यूटी हम हाई रखेंगे। तो यानी जिन नेशंस के साथ हमारा जो ट्रेड होता है वो ट्रेड थोड़ा सा फ्री फ्लो होता है, जिसमें टैक्स कम लगते हैं, उन नेशंस को दर्जा दिया जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस का। तो जो गेट किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, गेट का एम ही क्या था कि ट्रेड पर लगने वाले जो बैरियर है, जो टैक्स है, जो कोटा है, उनको रिमूव करना है, उनको कम करना है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के प्रिंसिपल के ऊपर गेट काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। अब बारी आती है कुछ फैक्ट एंड फिगर की। सबसे पहले देखते हैं कि गेट को कब एस्टेब्लिश किया गया था। 30 अक्टूबर 1947 को। इसने अपना काम कब से करना शुरू कर दिया गया था, 1 जनवरी 1948 से। इसी एंड कब हुआ था, इसने अपना काम फोर्स में आया था 1 जनवरी 1948 को, और 31 दिसंबर 1994 तक इसने काम किया, और 1 जनवरी 1995 से इस गेट को रिप्लेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा क्यों किया कि गेट को रिप्लेस करके WTO लेके आए। देखो अगर अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो बात चलती थी, लेकिन ऐसा क्या था कि कुछ कमियां थी होंगी गेट के अंदर, उन कमियों की वजह से हमने क्या किया, गेट को रिप्लेस कर दिया एक ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। वो क्या कमियां थी वो हम आगे देखेंगे, बट इतना ध्यान रखना कि 30 अक्टूबर 1947 को गेट बना था, 1 जनवरी 1948 इसने अपना काम करना शुरू किया, और 31 दिसंबर 1994 तक कंटिन्यू काम करता रहा। इसी एग्रीमेंट के बेस पर ट्रेड होता रहा, और 1 जनवरी 1995 से एक नई बॉडी आ गई, और नई बॉडी थी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इंडिया किसका मेंबर था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंडिया जब गेट बनाया गया 30 अक्टूबर 1947 को, क्या उस टाइम पर इंडिया गेट का मेंबर कंट्री था? क्या उन 23 कंट्री के अंदर जब गेट बनाया गया तो 23 नेशंस ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया था, क्या उन 23 नेशंस में इंडिया इंक्लूड था? तो आंसर होगा हाँ जी। तो इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ गेट। जब गेट बनाया गया उस टाइम पर इंडिया इसका मेंबर कंट्री में इंक्लूड था। उस टाइम पर टोटल मेंबर कंट्री कितनी थी? 23 थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है, जब ये 1 जनवरी 1995 को जब WTO बना, उस टाइम पर इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ WTO, तब यहाँ जब
गेट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ बनाया गया, तब उस टाइम पर भी इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर कंट्री था। और मेंबर कंट्री कितने हो गए थे? 128। जब गेट बना यहाँ पर तो 23 मेंबर कंट्री थे 30 अक्टूबर 1947 को। जब डब्ल्यूटीओ बना 1 जनवरी 1995 को, तो मेंबर कंट्री बढ़ते बढ़ते कितने आ चुके थे? 128 मेंबर कंट्री हो चुके थे। यानी 128 मेंबर कंट्री ने साइन किए थे, उस टाइम पर पार्टिसिपेट किया था उस कॉन्फ्रेंस में। अब बात यह है कि क्या ऐसे अचानक से 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बना दिया? नहीं, उसका क्या प्रोसेस था वो भी देखेंगे। बट इतना ध्यान रखना, ये क्या है? फैक्ट एंड फिगर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं यहाँ से। अब देखो, गेट में ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए राउंड होते थे। जैसे क्या होती है, जैसे मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग, गेट में मीटिंग को जो रिप्लेस वर्ड दिया गया वो क्या है? राउंड नाम है। यानी मीटिंग का जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया गया वो है राउंड। तो गेट में जो मीटिंग होती थी उनको राउंड वर्ड से अपन क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो क्या बोला गया है कि गेट में ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए राउंड होते थे, और पहले 7 राउंड, पहला राउंड कब हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था, जब गेट बना था। तो जब पहले 7 राउंड क्या थे? पहले 7 राउंड का जो फोकस था ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, कि पहले 7 राउंड का फोकस था ओनली ट्रेड इन गुड्स। बात हो रही है सिर्फ गुड्स की। गुड्स के अलावा ना सर्विसेज है, ना कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ट्रेड पर फोकस था। यानी गुड्स को ट्रेड करने पर, गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो बैरियर लगे थे, उन बैरियर्स को रिमूव करने का फोकस था सिर्फ और सिर्फ पहली 7 मीटिंग के अंदर। बैरियर्स को क्या करना है? रिमूव करना है। किस चीज के बैरियर्स को? ओनली और ओनली गुड्स के ट्रेड पर लगने वाले बैरियर्स को, लगने वाले टैक्स को और कोटा को रिमूव करना था। तो गुड्स के ट्रेड पर जो बैरियर लगते हैं, वो बैरियर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला टैरिफ बैरियर, दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर। अब टैरिफ बैरियर की वजह से क्या होता है कि जो कंट्री अपने ट्रेड पर बैरियर लगाती है ना, वो अगर वो टैरिफ बैरियर लगा रही है, इसका मतलब वो उन प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा रही है, यानी टैक्स बढ़ा रही है। और टैक्स बढ़ाने की वजह से क्या होती है? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। अब नॉन टैरिफ बैरियर से क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगा रही, कोई ड्यूटी नहीं लगा रही। गवर्नमेंट ने कोटा डिसाइड कर दिया कि आप इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, इससे ज़्यादा मंगवा ही नहीं सकते। कोई टैक्स वर्ड यूज़ नहीं किया, कोई ड्यूटी वर्ड यूज़ नहीं की। यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर आप इस स्पेशल प्रोडक्ट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। आपके लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि अगर आप इस गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पास ये स्पेशल पैकिंग होनी चाहिए, इस स्पेशल स्टैंडर्ड का गुड्स होना चाहिए, तभी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बैरियर 2 तरीके के होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टैरिफ बैरियर वो बैरियर है जो गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट, इससे प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। अगर प्रोडक्ट महंगा होगा तो कम हम क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट की ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या हो जाता है? प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, यानी प्राइस हाई हो जाती है। नॉन टैरिफ बैरियर की वजह से क्या होता है कि कोटा डिसाइड करती है, गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स और ड्यूटी का कोई रोल नहीं रहता, बल्कि गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिसाइड कर देती है, गवर्नमेंट लाइसेंस अनिवार्य कर देती है। तो ये पॉइंट हम ट्रेड बैरियर्स को लास्ट की वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वहां से देखना इसको। पर मैं आपको अभी क्या बता रही थी कि पहले 7 राउंड में जो यहाँ पर जो गेट के राउंड हुए थे, गेट के जो ट्रेड नेगोशिएशंस के रिगार्डिंग जो राउंड हुए थे, उनमें पहले 7 राउंड में यानी पहली 7 मीटिंग में किस बात पर डिस्कस होता था कि ट्रेड को किस तरीके से फ्री फ्लो किया जाए, किस तरीके से ट्रेड पर लगने वाले बैरियर को रिमूव किया जाए। अब बारी आती है 8वें राउंड की, और 8वें राउंड को नाम दिया गया था उरुग्वे राउंड। और उसी 8वें राउंड की वजह से क्या हुआ है? ये डब्ल्यूटीओ बनता है। देखो आगे, अब देखो 8th राउंड हुआ था, 7 राउंड तक, गेट के 7 राउंड तक, गेट की 7 मीटिंग के अंदर सिर्फ गुड्स की ट्रेड पर फोकस किया गया था। अब 8वां राउंड होता है, और 8वें राउंड को नाम दिया गया था उरुग्वे राउंड। इस 8वें राउंड का टाइम पीरियड था 1986 से लेकर 1994 तक 8वां राउंड हुआ। और इस 8वें राउंड में क्या क्या चीज को मेंशन किया गया, इतने साल तक इस राउंड में क्या डिस्कस किया गया, इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस हुआ। तो पहला पॉइंट देखो कि इस उरुग्वे राउंड को
हम किस और अदर नाम से जानते हैं? इसको डंकल ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। इस उरुग्वे राउंड को ये डंकल ड्राफ्ट का नाम क्यों दिया गया वो देखो। जब ये 8वां राउंड हुआ था गेट का, उस टाइम पर गेट के डायरेक्टर जनरल कौन थे? अर्थर डंकल थे। और इन अर्थर डंकल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उस ड्राफ्ट को कहाँ पेश किया गया? इस 8वें राउंड में, इस 8वीं मीटिंग में पेश किया गया। इसीलिए इस उरुग्वे राउंड का नाम रखा गया डंकल ड्राफ्ट। तो अर्थर डंकल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और ड्राफ्ट में किस चीज को मेंशन किया गया था? कुछ नए एरिया को इंक्लूड किया गया। 7 राउंड तक सिर्फ एक ही एरिया पर फोकस था कि ट्रेड को किस तरीके से, सिर्फ गुड्स के यानी गुड्स को किस तरीके से फ्री फ्लो करना है, उस बात पर फोकस था। लेकिन इस 8वें राउंड में इस ड्राफ्ट में क्या चीज मेंशन की गई कि किस तरीके से ट्रेड इन सर्विस पर लगने वाले जो बैरियर है उनको रिमूव करना है। साथ में जो ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। अगर एक नेशंस किसी दूसरे नेशंस को अपनी पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को यूज करने का राइट देता है, तो इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर जो बैरियर लगे हैं, जो टैरिफ लगे हैं, उनको भी रिमूव करना है, उनको भी कम करना है। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर राइट। इसमें क्या बोला गया था कि अगर एक कंट्री किसी दूसरे नेशंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड एफटीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, अगर एक नेशंस किसी दूसरे नेशंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को, उस एफडीआई और एफटीआई को भी क्या करना है? बैरियर से रिमूव करना है, उनके ऊपर भी टैक्स कम लगाना है। तो यहाँ पर क्या था, अर्थर डंकल ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था ना, उस ड्राफ्ट में उन्होंने 3 चीजों को मेंशन किया कि बोले गए कि ठीक है, ट्रेड पर आप बैरियर रिमूव कर रहे हो, ट्रेड पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं उनको आपने पहले ही कम कर रखा है। अभी आपको जो सर्विसेज है, पहले गुड्स पर जो बैरियर लगी है उनको रिमूव कर दिया हमने 7 राउंड में। अब बोले कि काफी दिन हो गए सिर्फ गुड्स का जिक्र हो रहा है, गुड्स इन ट्रेड पर बैरियर को रिमूव किया है, हमें फोकस करना है ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स और ट्रिम्स। इन 3 मुद्दों को कौन लेकर आया था? ये अर्थर डंकल ने अपने इस ड्राफ्ट में पेश किया था। इस चीज के लिए भी हामी भर दी कि आज के बाद में, यानी 8वें राउंड के बाद में, नेशंस के बीच में जो ट्रेड होगा, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, वो सभी क्या होंगे, उनके ऊपर लगने वाले जो बैरियर्स है उनको काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि 128 मेंबर कंट्री ने ये डिसाइड किया गया कि अब हम गेट को रिप्लेस करके एक नए ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेंगे जिसका नाम रखा जाएगा डब्ल्यूटीओ। क्वेश्चन पूछा गया कि डब्ल्यूटीओ कौन से एग्रीमेंट का, कौन से जो ड्राफ्ट का क्या है, सक्सेसर है? तो गेट का सक्सेसर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? डब्ल्यूटीओ। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो आप, अब हम डिस्कस करते हैं कि डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल है, यानी डब्ल्यूटीओ किन प्रिंसिपल्स के बेस पर टिका हुआ है, किन प्रिंसिपल के बेस पर काम करता है। पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव करना, नॉन का मतलब है कि किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव करना नहीं करना। यानी जो मेंबर कंट्री है, जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री है, उन मेंबर कंट्री के बीच में जो ट्रेड होगा वो ट्रेड बिल्कुल भेदभाव से फ्री होगा। कहने का मतलब है कि अगर इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रही है और इंडिया ने यूएसए के साथ ट्रेड करते टाइम अपने बैरियर्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया, तो इंडिया को अगर चाइना के साथ ट्रेड करेगी, क्योंकि यूएसए, चाइना, जापान, ये सब क्या है, ये सब भी किसके हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्री है। तो अगर इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड करते टाइम अपने बैरियर्स को रिमूव कर रही है, तो इंडिया को चाइना और जापान के साथ भी ट्रेड करते टाइम अपने बैरियर को सेम रेट से रिमूव करना होगा। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल बोलता है कि एक नेशंस जब अदर नेशंस के साथ में ट्रेड कर रहा है तो सभी नेशंस को एक जैसा ट्रीट करेगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा।
सेकंड प्रिंसिपल है मोस्ट फेवरेबल नेशंस। मोस्ट फेवर्ड नेशंस का मतलब है MFN। मोस्ट फेवर्ड नेशंस का मतलब क्या था, यानी सभी नेशंस को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दिया जाएगा। WTO के अंदर जितनी भी मेंबर कंट्री है, अब इंडिया चाहे USA, चाइना, जापान, ब्राजील, रसिया, किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड के लिए हर कंट्री को एक ही नजर से देखेगी। अगर यहाँ पर बैरियर रिमूव कर दिए तो यहाँ भी बैरियर को रिमूव करेगी, यानी हर नेशंस को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये नोट करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि मान लो एक इंडिया है और दूसरा USA है। अगर इंडिया USA के साथ ट्रेड कर रहा है तो इंडिया ने क्या बोला, USA हम आपकी ट्रेड पर जो लगने वाले बैरियर्स हैं उनको बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं। तो सामने वाले नेशंस को, सामने वाली कंट्री को यानी USA को भी इंडिया के लिए जितने भी जो बैरियर्स लगा रखे हैं वो क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। रेसिप्रोसिटी का मतलब देखा था, इसी रेसिप्रोसिटी के इसी प्रिंसिपल का उल्लंघन किसने किया है, हाल फिलहाल के अंदर किसने किया, USA ने किया। अभी हाल फिलहाल में USA और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है, USA ने क्या बोला कि पहले USA इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर, अगर इंडिया का प्रोडक्ट USA में जाता था तो USA उसके ऊपर 50% टैरिफ लगाता था। अब USA की गवर्नमेंट ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है इंडिया को कि इंडिया हम आपके ऊपर जो 50% टैरिफ लगाते थे, हम उन 50% टैरिफ को कम करके 18% टैरिफ कर देंगे। लेकिन अगर USA से कोई प्रोडक्ट इंडिया जाएगा तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री फ्लो जाएगा, यानी इंडिया का मार्केट हमारे प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल खोल दे। हम क्यों खोल दें भैया, जब आप हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, जब इंडिया से प्रोडक्ट US से आ रहा है तो आप 18% टैरिफ लगा रहे हो, और जब USA से प्रोडक्ट इंडिया जा रहा है तो आप बिल्कुल फ्री फ्लो जाने दे रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसे तो इस प्रिंसिपल का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इंडिया और USA के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि इंडिया का मार्केट USA के लिए बिल्कुल ओपन है, आप आए और इंडियन मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड कीजिए। और जब इंडिया का प्रोडक्ट US से जाएगा तो 18% टैरिफ लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप, और ये एग्रीमेंट साइन भी हो चुका है। तो यहाँ पर ये रेसिप्रोसिटी का जो प्रिंसिपल था ये कहाँ फॉलो किया गया, रेसिप्रोसिटी का जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि अगर सामने वाला नेशंस अपने बैरियर को रिमूव करना है तो इस साइड जो नेशंस है उसको भी अपने बैरियर्स को रिमूव करना पड़ेगा, यानी अगर जैसा दर्जा अगला नेशंस आपको दे रहा है आपको भी वैसा ही ट्रीट करना है, सेम टू सेम। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता, यानी अगर मान लो USA की जो ट्रेड पॉलिसी है, अगर USA इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहा है तो इंडिया को USA की ट्रेड पॉलिसी के बारे में हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता, यानी हर कंट्री की जो ट्रेड पॉलिसी है वो ट्रेड पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें, यानी कोई चीज छल कपट वाली ना हो। नेक्स्ट है टैरिफ रिड्यूस। WTO का मेन एम ही क्या है, गेट का मेन एम क्या था, टैरिफ को रिड्यूस करना था, टैरिफ को कम करना था। और WTO और गेट दोनों ही क्या चाहते हैं कि टैरिफ को कम से कम करना है, यानी मेंबर कंट्री को टैरिफ से क्या करना है, कम करना है, और धीरे धीरे कम करते करते इस टैरिफ को क्या करना है, रिमूव करना है बिल्कुल। अब देखो एक पॉइंट नोट करना यहाँ पर, उरुग्वे राउंड। आप सबको पता है कि उरुग्वे राउंड कब से हुआ था, 1986 से लेकर 1994 तक उरुग्वे राउंड चला था। 1986 से 1994 तक उरुग्वे राउंड चला था, और इसी उरुग्वे राउंड के दौरान, इसी मीटिंग के दौरान अप्रैल 1994 के अंदर एक माराकेस एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एक माराकेस एग्रीमेंट होता है, एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, और इसी माराकेस एग्रीमेंट का जो रिजल्ट निकला था ना, वो निकला था WTO। अब आप बोलोगे मैम आपने थोड़ी देर पहले तो बताया था सॉरी, कि उरुग्वे राउंड का रिजल्ट क्या था, WTO था। उरुग्वे राउंड के अंदर ही जब 1986 से 1994 के अंदर जब इतना लंबाई जो टाइम पीरियड चला था, इसी में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, माराकेस एग्रीमेंट, और इसी माराकेस एग्रीमेंट की वजह से WTO एग्जिस्टेंस में आया था। अगर राउंड पूछे तो 8वां राउंड है, उरुग्वे राउंड है, जिसकी वजह से WTO एग्जिस्टेंस में आया था। और अगर आंसर में राउंड का ना पूछे,
एग्रीमेंट का पूछे तो माराकेस एग्रीमेंट जो 1994 के अंदर अप्रैल में हुआ था, उस एग्रीमेंट का रिजल्ट था डब्ल्यूटीओ। यानी इस एग्रीमेंट से गेट को रिप्लेस किया और डब्ल्यूटीओ लेके आए। अब क्या रीजन थे, किन रीजन की वजह से, ऐसी क्या कमी थी गेट में कि गेट को रिप्लेस करके एक नए ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया डब्ल्यूटीओ को। अब उन कमियों को देखेंगे जो गेट में जो कमी थी लेकिन डब्ल्यूटीओ में वो पॉजिटिव पॉइंट है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि गेट को रिप्लेस करके हम डब्ल्यूटीओ को लेके आए तो गेट में क्या कमियां थी। पहली कमी थी गेट ओनली ए एग्रीमेंट नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन। गेट क्या है कि गेट सिर्फ नेशंस के बीच में किया गया एक एग्रीमेंट था, ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन था, ना कि कोई इंस्टीट्यूशन था। तो पहला क्या है, गेट ओनली ए एग्रीमेंट। लेक थी, कमी किस चीज की थी, एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर की कमी थी, यानी कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। नेशंस के बीच में किया गया एक एग्रीमेंट था, नेशंस के बीच में तैयार किया गया एक ड्राफ्ट था। और डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। सेकंड क्या है कि गेट में फोकस किया जाता था सिर्फ गुड्स की ट्रेड पर, यानी कैसे भी करके नेशंस के बीच में जो गुड्स का ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड पर लगने वाले बैरियर को रिमूव करना था। लेकिन डब्ल्यूटीओ में गुड्स का ट्रेड, सर्विसेज का ट्रेड, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इनके ऊपर जो बैरियर्स लगे थे उनको भी रिमूव करने पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि गेट में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर नेशंस के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े का निपटारा करने का कोई मापदंड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो गेट में ट्रेड डिस्प्यूट को के रिजोल्यूशन के लिए कोई मापदंड, कोई तरीका नहीं बताया गया है। लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर अलग से एक ट्रेड डिस्प्यूट बॉडी सेटअप की गई है, जो नेशंस के बीच में अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने का काम करेगी। वो हम आगे देखेंगे। जब हम क्या देखेंगे, जब हम डब्ल्यूटीओ का फ्रेमवर्क देखेंगे, डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन सी बॉडी कहाँ कैसे काम करती है, उसमें देखेंगे। बट अभी क्या थे, सीधा सीधा पॉइंट देखा जाए तो गेट में पहली कमी तो ये थी, सिर्फ गुड्स के ऊपर फोकस करता था, सिर्फ गुड्स के फ्री फ्लो पर ध्यान देता था, ना सर्विसेज, ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ना ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दिया था। यानी अगर हम सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या बैरियर को रिमूव नहीं करना चाहिए, लेकिन गेट ने इस बात पर फोकस नहीं किया था। तो ये कुछ कमियां थी। इन कमियों की वजह से गेट को रिप्लेस करके एक नई बॉडी, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था डब्ल्यूटीओ। अब हम देखेंगे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट एंड फिगर, क्योंकि गेट खत्म हो चुका है। अब कौन आ गया है, अब डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में आ गया है। अब हम डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। पहला है कि डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। किस एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था, माराकेस एग्रीमेंट हुआ था अप्रैल 1994 के अंदर, और इस एग्रीमेंट की बदौलत ही डब्ल्यूटीओ को बनाया गया था। उस टाइम पर कितनी मेंबर कंट्री ने साइन किया था, 128 मेंबर कंट्री ने साइन किया था, और साइन करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था डब्ल्यूटीओ। किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले ट्रेड पर लगने वाले बैरियर को रिमूव करना चाहता है, यानी उस ट्रेड को फ्री फ्लो करना चाहता है। पर्पज क्या है, इस डब्ल्यूटीओ का पर्पज है कि रेगुलेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को। अब हम देखेंगे इससे आगे के फैक्ट एंड फिगर, इसी पॉइंट में आगे नोट करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है कि 1 कंट्री 1 वोट, यानी जितनी भी कंट्री है, टोटल कितनी मेंबर कंट्री है डब्ल्यूटीओ की, एट प्रेजेंट 166 मेंबर कंट्री है। तो हर कंट्री को एक कंट्री को सिर्फ एक वोट दिया गया है, यानी किसी कोटा के बेस पर कोई भी वोट डिसाइड नहीं किया गया है, जैसे आईएमएफ में है। आईएमएफ के अंदर हर कंट्री के जितने भी कंट्री आईएमएफ की मेंबर है, उन कंट्री को 1 पर्सन 1 कंट्री नहीं बल्कि कोटा के बेस पर उनको वोट डिसाइड किया गया है। लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर कोई पंगा नहीं है। डब्ल्यूटीओ में
हर कंट्री को 1 वोट दिया गया है। जैसे 1 पर्सन 1 वोट का राइट होता है, वैसे ही 1 कंट्री 1 वोट का राइट दिया गया है WTO। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 3 लैंग्वेज है। पहली इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। फिर उसके बाद है डायरेक्टर जनरल कौन है WTO की? एट प्रेजेंट WTO की डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर नगोजी आकोजो इवेला। ये 3 नाम नहीं, ये एक ही नाम है। डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर नगोजी आकोजो इवेला। ये कौन है? एट प्रेजेंट WTO के डायरेक्टर जनरल है। इनको इलेक्ट किया जाता है WTO के मेंबर कंट्री के द्वारा। WTO की मेंबर कंट्री कितनी है? 166। और हर कंट्री को एक वोटिंग का राइट दिया गया है, यानी 1 कंट्री 1 वोट का राइट दिया गया है। और यही मेंबर कंट्री क्या करती है? इसी डायरेक्टर जनरल को क्या करती है? इलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्या है? ये जो डॉक्टर नगोजी आकोजो इवेला है, ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल है। साथ में ये पहली अफ्रीकन वुमेन डायरेक्टर जनरल है, यानी अफ्रीका से पहली वुमेन आई है जो डायरेक्टर जनरल बन के आई है। दूसरा, ये पहली वुमेन बनी है आज तक जो WTO की डायरेक्टर जनरल बनी। इनको इलेक्ट कब किया था? मार्च 2021 से इनका टाइम पीरियड शुरू हो गया हुआ। और डायरेक्टर जनरल का जो टाइम पीरियड होता है वो 4 इयर्स का होता है, यानी 2021 के अंदर इनको इलेक्ट किया गया था और 2025 तक इनका टाइम पीरियड था। 2025 के अंदर इनका दोबारा से टाइम पीरियड, इनको दोबारा इलेक्ट कर लिया गया 1 सितंबर 2025 से लेकर के अब 2029 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। तो यानी आपको 2029 तक तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2029 के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार देख लेना कि डायरेक्टर जनरल चेंज तो नहीं हो गई। तो एट प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर नगोजी आकोजो इवेला है और इनका सेकंड टाइम पीरियड स्टार्ट है। पहला 2021 से 2025 के बीच 4 साल खत्म कर चुकी हैं। अब इनको दोबारा इलेक्ट कर दिया 2025 से 2029 तक। नेक्स्ट है मेंबरशिप कंट्री, यानी जो WTO है उसकी कितनी मेंबर कंट्री है? 166 मेंबर कंट्री है। इन 166 मेंबर में से 162 तो कंट्री है और 4 बच गए वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। अब 4 ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है? EU, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री का, जिनको कंट्री नहीं बोल सकते हम। जैसे EU है, EU क्या है? यूरोपियन यूनियन है। इसमें 27 नेशंस का एक ग्रुप है, 27 नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। EU के अंदर जितने भी नेशंस हैं ये एक जैसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। हांगकांग और मकाऊ क्या है? हांगकांग और मकाऊ ये चाइना का एरिया है, ये चाइना का एरिया है, उसको बोलते हैं हांगकांग और मकाऊ। और ताइवान क्या है? ताइवान एशिया का एक द्वीप है और इस द्वीप पर चाइना क्या बोलता है? ये द्वीप मेरा है। तो 166 मेंबर कंट्री में से 162 तो कंट्री है और 4 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, EU, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान। तो ये नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है कि कहीं ये क्वेश्चन पूछ जाए, उठा दिया जाए, रेयरली चांस में। नेक्स्ट है नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो WTO है ये एक नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे, वो भी बताऊंगी मैं आपको। अभी ध्यान देना कि नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में 2 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, एक तो WTO और एक अंटाड। आज हम WTO को डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो अंटाड पर होगी अपनी। तो WTO का काम क्या है? जब ये फंडिंग नहीं करता, यानी WTO अपनी मेंबर कंट्री को अगर फंडिंग नहीं कर रहा, अगर पैसे से हेल्प नहीं कर रहा, फिर ये हेल्प कैसे करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ट्रेड में लगने वाली बैरियर्स को रिमूव करना है, ट्रेड को प्रमोट करने का काम है। फिर अंटाड का काम क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका भी काम क्या है कि ट्रेड को डेवलप करना है। किन कंट्री के ट्रेड को डेवलपमेंट करता है? डेवलपिंग जो कंट्री है, यानी जो विकासशील देश है जैसे कि इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री के ट्रेड को, उसके डेवलपमेंट को, उसकी इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? प्रमोट करने का एम है अंटाड का। इसको डेवलपिंग कंट्री के ट्रेड को और उसकी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था जिसको बोलते हैं अंटाड। और WTO हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये फैक्ट और फिगर है, आगे और नोट करो इससे आगे इसी पॉइंट में।
अब देखो WTO के मेंबर कंट्री कितनी है, 166 है। 166 के अलावा 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट भी है, यानी 23 कंट्री ऐसी है जो ऑब्जर्वर है। अब मेंबर्स में और ऑब्जर्वर में फर्क क्या है? देखो WTO की मेंबर कंट्री कितनी है, यानी सदस्य कंट्री है 166, लेकिन 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट भी है। अब ये ऑब्जर्वर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मेंबर कंट्री और ऑब्जर्वर गवर्नमेंट में डिफरेंस देखते हैं। ये ऑब्जर्वर गवर्नमेंट वो कंट्री है जो WTO की मेंबर है नहीं आज तक, लेकिन मेंबर बनने की कोशिश कर रही है, उनकी प्रोसेस अभी चल रही है। तो मेंबर कंट्री कौन सी है? जो WTO के परमानेंट मेंबर है वो आते हैं मेंबर कंट्री। ऑब्जर्वर गवर्नमेंट में वो कंट्री आती है जो मेंबर बनने की प्रोसेस अभी जारी है, उनकी मेंबर अभी तक बनी नहीं है, उनकी प्रोसेस जारी है। वो WTO की मीटिंग में पार्टिसिपेट करती है वो कंट्री, लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं। वो क्या है? वो WTO की मेंबर बनना चाहती है। ऐसा क्यों करती है? कि वो WTO की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रही है पर WTO की मेंबर नहीं है। ऐसा इसलिए है, जब WTO की मीटिंग होती है, जब WTO की कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो कंट्री जो WTO की मेंबर बनना चाहती है, यानी जो ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है, वो ये देख रही है कि WTO की पॉलिसी कैसे है, कैसे पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है, कैसे पॉलिसी के अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से क्या फ्रेमवर्क है। इस चीज को एक तरीके से क्या है, रैगिंग कर रही है, वो रैगिंग कर रही है कि कैसे क्या चीज बन रही है पॉलिसी का, कैसे लागू करती है। तो मेंबर कंट्री क्या है? परमानेंट मेंबर है WTO की, और ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है जो मेंबर बनने की अभी तैयारी चल रही है उनकी। सेकंड है, इनके पास मेंबर कंट्री के पास वोटिंग राइट है, वोट डालने का राइट है। यानी जब MD चूज की जाएगी, जैसे कि अभी चूज किए गए थे ना, उस टाइम पर इनको वोटिंग राइट था, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ये सिर्फ मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये अभी तक मेंबर बने नहीं है। तीसरा है रूल फॉलो। इनको रूल फॉलो, जो WTO के रूल है वो इनको फॉलो करना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर कोई कंपलसरी है नहीं है, क्योंकि ये मेंबर नहीं है WTO के। क्या है मीटिंग में? क्या है, इनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट भी है, और अगर कोई ड्राफ्ट पेश करना चाह रही है कोई कंट्री, तो वो ड्राफ्ट भी पेश कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है, उनको सिर्फ मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है, उनको बोलने का राइट, उनको अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत करने का राइट नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे देख सकती है कि ये जो WTO है ये अपनी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं। अब बारी आती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की, कितने साल में होती है और कौन कितनी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अब तक हो चुकी है। पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की फर्स्ट कहाँ हुई थी? सिंगापुर के अंदर हुई थी, 9 से लेकर 13 दिसंबर 1996 को। देखो WTO बना कब था? एक 1 जनवरी 1995 से अपना काम शुरू किया था। तो नेक्स्ट ईयर यानी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी सिंगापुर के अंदर 9 से लेकर 13 दिसंबर 1996 में। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी होती होती 13वीं जो अभी तक कितनी हो चुकी है? अभी तक 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है WTO की। 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो 13वीं थी वो कहाँ हुई थी? अबू धाबी UAE के अंदर हुई थी, और वो 26 फरवरी 2024 को हुई थी। अभी जो नेक्स्ट WTO की जो कॉन्फ्रेंस होगी, WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी, वो कहाँ होगी? वो 14वीं होगी, और कहाँ होगी? कैमरून के अंदर होगी। कैमरून के अंदर 14वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी WTO की, और वो 26 से लेकर के 29 मार्च तक होगी 2026 के अंदर। ध्यान रखना है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इससे ऊपर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब तक 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। लास्ट कहाँ हुई थी? अबू धाबी के अंदर हुई थी, UAE के अंदर, फरवरी 2024 में। अभी जो नेक्स्ट होगी वो कब होगी? 2026 के अंदर होगी। अब क्या है कि हर 4 साल के बाद, 24 से कितने हो गए? 26, हर 2 साल के बाद में, हर 2 साल के बाद में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है किसकी? WTO की। तो 14वीं कैमरून के अंदर 26 से लेकर 29 मार्च 2026 के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो WTO है इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी किस फ्रेमवर्क में बनाया गया है। देखो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ WTO। तो इसमें सबसे
सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है, सबसे टॉप पर है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का काम क्या है? ये डब्ल्यूटीओ की सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है। इस बॉडी का काम क्या है? जितने भी रूल रेगुलेशन है, जो पॉलिसी है, उनकी फॉर्मुलेशन करने का काम यही बॉडी करती है। और इसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कितने साल में है? हर 2 साल के बाद में कॉन्फ्रेंस होती है। और उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री है, उन कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। वापिस से बताती हूँ, डब्ल्यूटीओ की सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डब्ल्यूटीओ की मेंबर जितनी भी कंट्री है, उन सभी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हर 2 साल में एक बार मीटअप करते हैं। सेकंड जो है, सेकंड स्टेज पर आती है जनरल काउंसिल। इस बॉडी का काम क्या है? रूल रेगुलेशन और पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना है। उसी पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम, उस पॉलिसी को, उन रूल रेगुलेशन को अप्लाई करने का काम, यानी डे टू डे एक्टिविटी को संभालने का काम किसका है? जनरल काउंसिल का है। और जनरल काउंसिल के 2 हैंड है, एक लेफ्ट और एक राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड का काम करती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई रिव्यू देना है, अगर उसमें कोई राय देनी है, तो ये बॉडी काम करेगी। इधर आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अगर डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को, उस झगड़े को निपटारा करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। उसके बाद क्या है? इस जनरल काउंसिल के नीचे 4 डिपार्टमेंट, 4 बॉडी और बनाई गई है। वो क्या है? काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। वो किसको देखेगी? ये काउंसिल देखेगी गुड्स की ट्रेड को। नेक्स्ट काउंसिल देखेगी ट्रेड इन सर्विसेज को। नेक्स्ट काउंसिल देखेगी काउंसिल फॉर ट्रिम्स और काउंसिल फॉर ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट। तो इन सभी के लिए, यानी गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, ट्रिप्स के लिए और ट्रिप्स के लिए, इन चारों के लिए अलग अलग काउंसिल बनाई गई है। तो 3 लेवल के ऊपर डब्ल्यूटीओ की क्या है, जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, पहला है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, दूसरा है जनरल काउंसिल, और जनरल काउंसिल के लेफ्ट और राइट एक एक बॉडी और है। इधर है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और उस साइड है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। और इसी जनरल काउंसिल के नीचे 4 अलग अलग काउंसिल बनाई गई। अब इधर मैंने एक नीचे पॉइंट नोट किया है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का। इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का क्या लिखा है कि इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो ये कॉन्फ्रेंस होती है, जो मीटिंग होती है, मीटअप एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में एक बार इनका मीटअप होता है। और इस मीटअप में आता कौन है? जितनी भी मेंबर कंट्री है, उन मेंबर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर एट प्रेजेंट कौन है? निर्मला सीतारमण जी जाती है हमारी तरफ से, यानी इंडिया की तरफ से। अब देखो आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें हम देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल। हालांकि हम डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल को देख चुके हैं पहले, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और है, वो भी नोट करने हैं आपको। देखो अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ फॉर फ्री ट्रेड, यानी फ्री ट्रेड नेशंस के बीच में, डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड के रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। पहला है MFN। मैं आपको इन प्रिंसिपल पहले भी करा चुकी हूँ। मोस्ट फेवर्ड नेशंस, यानी एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड कर रही है, उसके साथ साथ में मान लो इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड करने के साथ साथ कनाडा, मेक्सिको, चाइना, जापान, इनके साथ भी ट्रेड कर रही है, तो इंडिया जो रवैया यूएसए के साथ ट्रेड कर रही है, वही सेम रवैया किसके साथ रखना है? बाकी सभी नेशंस के साथ भी रखना है, यानी हर नेशंस को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा देना है। जो टैरिफ में यूएसए के साथ ट्रेड करने पर लगा रही हो इंडिया, वही सेम टैरिफ किस पे रखना है? बाकी अदर नेशंस पे भी रखना है। लेकिन पॉइंट जो नोट करना है वो देखो यहाँ पर, डब्ल्यूटीओ के आर्टिकल नंबर 21B में क्या मेंशन किया गया है कि अगर 2 नेशंस में डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े की वजह से अगर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू खड़ा हो जाता है, अगर बात देश की सुरक्षा से रिलेटेड आती है,
तो उस सुरक्षा से रिलेटेड अगर बात पर आती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़ा हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हुआ था, तो उस टाइम पर बात किसकी उठी थी? इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर बात उठी थी। तो अगर देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो एक कंट्री जिस कंट्री के साथ झगड़ा हुआ है, उस कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशंस के दर्जे से हटा सकती है। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को MFN के दर्जे से हटा दिया। अब इंडिया पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा नहीं दे रही। रीजन क्या था? क्योंकि इंडिया के ऊपर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू खड़ा हुआ था, क्योंकि दोनों नेशंस के बीच में क्या हुआ था, सुरक्षा को लेकर के उनके बीच में इशू हुआ था। इसीलिए ये पॉइंट दिया गया था आर्टिकल 21B में, WTO के अंदर ये मेंशन किया गया है, अगर दो कंट्री में आपस में सुरक्षा से रिलेटेड कोई इशू है, तो वो दोनों कंट्रियां आपस में मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा हटा सकती है। सेकेंड पॉइंट नोट करना है, देखो ये हो गया ना, रिमूव मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा हटा देना। एग्जाम्पल देखो, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सेकेंड जो पॉइंट क्या है कि अगर इंडिया EU के साथ में, देखो अभी जो रिपब्लिक डे था 26 जैन को, 26 जैन को EU की जो चीफ है, EU की जो चीफ है उर्सुला जी, वो इंडिया आती है एज ए चीफ गेस्ट। और इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी EU की जो चीफ है उर्सुला जी, उनसे क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, और ट्रेड एग्रीमेंट होता है। और ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि EU के अंदर 27 नेशंस आते हैं, EU के 27 नेशंस के साथ में इंडिया क्या करेगा, ट्रेड करेगा। और ट्रेड क्या होगा, बिल्कुल फ्री फ्लो ट्रेड होगा। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस में भी बताई थी मैंने आपको। बताने की बात क्या थी कि इंडिया EU के साथ में भी ट्रेड करेगा, ठीक है, और एग्रीमेंट डील क्या साइन हुई है, EU के साथ में जो ट्रेड होगा इंडिया का, वो बिल्कुल फ्री फ्लो होगा, कोई टैक्स, कोई ड्यूटी नहीं होगा, कोई टैरिफ नहीं होगा। इंडिया USA के साथ भी तो ट्रेड कर रहा है, इंडिया चाइना के साथ, जापान के साथ, रसिया के साथ, इन सब के साथ भी तो ट्रेड कर रहा है। अब जो पॉइंट नोट करना है वो ये है कि इंडिया EU के साथ अगर ट्रेड कर रहा है तो 0% टैरिफ लगा रहा है। मान लो इंडिया USA और चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है तो 20% की टैरिफ लगा रहा है। हालांकि इंडिया ने इनके साथ ट्रेड करने में भी अपने जो टैरिफ है उनको रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी रिमूव करके 20% टैरिफ रखे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल रिमूव कर दिया। यानी मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा इनको भी है, इनको भी है और इनको भी है, लेकिन इनको ज्यादा है। तो इस पर WTO ने बोला कि USA और चाइना को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट नोट किया गया था। जैसे देखो, ये माँ है और ये माँ के 2 बेटे हैं और ये एक बेटी है, तो माँ अपनी बेटी को थोड़ा लाड प्यार ज्यादा देती है, तो उसमें इन बेटों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात ये रखी गई थी। और WTO ने इस बात पर अपनी सहमति भी दे दी थी। यानी क्या बोला गया था कि अगर माँ अपनी बेटी से अपने बेटों के कंपैरिजन में ज्यादा प्यार करे, तो उसमें इन बेटों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और WTO ने इस बात पर सहमति दे दी। तो अगर इंडिया EU के साथ में जो ट्रेड कर रही है, अगर वो बिल्कुल फ्री फ्लो है, बिल्कुल मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा तो है, तभी तो टैरिफ रिमूव किए गए, लेकिन यहाँ तो कुछ कुछ टैरिफ तो है। तो इन दोनों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि इंडिया EU के साथ में ट्रेड कर रही है और बिल्कुल फ्री फ्लो है। लेकिन जब इंडिया का रियलिटी बात ये है, जब इंडिया का EU के साथ में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ना ट्रेड का, तब इस USA के राष्ट्रपति को, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उनको बड़ी मिर्ची लगी थी कि अब तो इंडिया को फायदा होगा। अब इंडिया को EU के साथ में अगर ट्रेड करेगी तो उसका ट्रेड तो ग्रो करेगी कंपनी, तो ग्रो करेगी इंडिया। तो USA ने क्या कर दिया, USA ने इंडिया के सामने क्या रखी, एक एग्रीमेंट रखा कि हम आपकी जो 50% टैरिफ है उनको कम करके 18% कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिया का मार्केट USA के गुड्स के लिए खोलना होगा। दूसरा पॉइंट रखा गया था कि आप जो रसिया से जो तेल खरीदते हो, जो क्रूड ऑयल परचेज करते हो, इंपोर्ट करते हो, वहां से नहीं करके आप क्या करोगे, वेनेजुएला से तेल परचेज करोगे। ये एग्रीमेंट ये शर्त रखी इस USA के इस डोनाल्ड ट्रम्प ने। अब वो अलग पॉइंट है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बताने की बात ये थी, मोस्ट फेवर्ड नेशंस वाला पॉइंट बता रही थी।
अगर किसी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशंस के दर्जे से हटाना पड़े मजबूरी में तो हटा भी सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशंस में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए, तो हम किसी एक कंट्री को वो प्रायोरिटी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैरिफ बाइंडिंग। अब ऐसे तो यूएसए इंडिया के जो गुड्स इंडिया यूएसए को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसे तो यूएसए पता नहीं कितनी टैरिफ लगा दे, लेकिन टैरिफ के ऊपर भी एक बाइंडिंग दी गई थी, एक बाउंड्री दी गई थी कि आप इससे ज़्यादा की टैरिफ नहीं लगा सकते। मान लो डब्ल्यूटीओ ने डिसाइड कर दिया कि आप 20% से लेकर के और 60% तक मैक्सिमम टैरिफ लगा सकते हो, इससे ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। तो एक बाउंडिंग डिसाइड की है, एक बाउंड्री डिसाइड कर दी है, एक लिमिट डिसाइड कर दी है टैरिफ की। नेक्स्ट है नेशंस ट्रीटमेंट। अब नेशंस ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि मान लो चाइना से, यूएसए से, जापान से, किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस इंपोर्ट के प्रोडक्ट को एज ए इंडियन प्रोडक्ट के जैसे हमें ट्रीट करना है। यानी जैसे डोमेस्टिक कंपनी के प्रोडक्ट को हम ट्रीट करते हैं, उसी वही सेम ट्रीटमेंट किसको देनी है, बाहर के प्रोडक्ट को देनी है जो इंडियन मार्केट में आकर सेल किया जाएगा। तो ये कुछ डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स थे जो फ्री ट्रेड से रिलेटेड थे, इनको नोट करना है। अगर डीपली पेपर उठेगा ना, डीपली क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो ही इन पॉइंट से उठेगा, नहीं तो डायरेक्ट जो फैक्ट एंड फिगर है ना उनमें से ही क्वेश्चन पुट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इससे आगे देखो, नेक्स्ट देखो डब्ल्यूटीओ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन है, यानी डब्ल्यूटीओ के कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ प्रोविजन डिसाइड किए गए हैं डब्ल्यूटीओ में, वो 5 है टोटल। पहला है ट्रिम्स, एटीसी, गेट्स और एक है एओए यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला प्रोविजन हमारे पास ट्रिप्स का, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन से हैं, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। यानी पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे राइट के प्रोटेक्शन के लिए भी स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे, किसके अंदर, डब्ल्यूटीओ के अंदर। यानी अगर एक कंट्री से किसी प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क किसी दूसरी कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड प्रोविजन डिसाइड किए गए थे। तो यही लिखा है मैंने कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे डब्ल्यूटीओ के अंदर। दूसरा प्रोविजन है ट्रिम्स की रिगार्डिंग, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। इन्वेस्टमेंट मेजर का मतलब है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डोमेस्टिक बैरियर को रोकना है, यानी अगर एफडीआई आ रहा है, अगर बाहर से कोई कंट्री इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, या फिर इंडिया बाहर की किसी कंट्री में एफडीआई या एफपीआई कर रही है, तो उसके ऊपर लगने वाले जो बैरियर हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट है एटीसी, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथ। ये जो एग्रीमेंट किया गया था ये 1995 से लेकर के 2004 तक ही अप्लाई था। 2005 से यानी 1 जनवरी 2005 से इस क्लोथिंग के ट्रेड को किसके अंडर ले आए थे, डब्ल्यूटीओ के अंडर इंक्लूड कर लिया था। नेक्स्ट था गेट्स। गेट्स क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। अगर आप सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हो, अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको भी क्या करना है, उसके लिए भी जनरल एग्रीमेंट तैयार करना है। यानी कहने का मतलब है कि आप गुड्स का फ्री फ्लो ट्रेड कर रहे हो, तो क्यों आप सर्विस का फ्री फ्लो ट्रेड क्यों नहीं करने देते। तो सर्विस की फ्री फ्लो ट्रेड करने के लिए भी हमें कुछ प्रोविज़न बनाने होंगे, कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करने होंगे। कहने का मतलब है, मान लो जैसे कि गुड्स को इंडिया से यूएसए भेजना है, ठीक है, चला जाएगा, गुड्स ऑनलाइन चला जाएगा। अगर कुछ और हैं आइटम, जैसे सर्विसेज है, मान लो जैसे कि टीचर है, अगर मान लो मैं यहाँ से यूएसए टीच करना चाहती हूँ, तो इतना ईजी नहीं है। बच्चों को वीज़ा नहीं दे रहा यूएसए, बच्चों को वीज़ा नहीं दे रहे, स्टडी वीज़ा नहीं दे रहे यूएसए वाले। क्यों, गुड्स जा सकते हैं इंडिया से यूएसए, तो फिर इंसान क्यों नहीं जा सकता यूएसए खुद सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अगर एक पर्सन यूएसए टीच करने के लिए जा रहा है या फिर एक बच्चा यूएसए के अंदर स्टडी करने के लिए जा रहा है, तो इतना आसान नहीं है, उसके वीज़ा में इतने झंझट है। तो ये कंट्री ऐसा क्यों कर रही है, जब गुड्स
एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्री फ्लो ट्रेड हो रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट अपनी स्टडी क्यों नहीं कर सकते, या फिर जो टीचर टीच करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर सकते, उनका फ्री फ्लो सर्विस पर बाउंडेशन क्यों लगा रखी है। तो यानी जिस तरीके से गुड्स का फ्री फ्लो तरीके से ट्रेड कर रहे हो, वैसे सर्विसेज का भी फ्री फ्लो तरीके से क्या करना है, हमें ट्रेड करना है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, यानी डब्ल्यूटीओ के 5 प्रोविजन है, ट्रिम्स, एटीसी और गेट्स, और एक प्रोविजन और है एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो आगे। अब 5th पॉइंट अपने पास एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या एग्रीमेंट हुआ है वो देखो। तो डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है। उस एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में क्या बोला गया है कि मार्केट एसेस पर जोर दिया गया है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट पर जोर दिया गया है, और एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम करके इंटरनेशनल एग्रीमेंट के जो ट्रेड है उस ट्रेड को क्या करना है, लिबरल बनाना है। यानी अगर आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊं तो एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट में बोला गया है कि बाहर से जो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आ रहा है उस प्रोडक्ट को बिल्कुल उस पर टैरिफ मत लगाइएगा। डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस प्रोडक्ट को उसी के तरीके से ट्रीट कीजिएगा। अगर इंडिया के अंदर गुड्स को बना करके, एग्रीकल्चर गुड्स को बना करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो फार्मर है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से इंडिया के अंदर, इंडिया के जो फार्मर हैं, जो गुड्स बना रहे हैं, वो गुड्स क्या बन रहे हैं, सस्ते बन रहे हैं। अगर वही इंडिया के अंदर बना हुआ गुड्स फॉरेन के अंदर जाता है तो वो क्या जाता है, सस्ती रेट पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। अब जब इंडिया का प्रोडक्ट कम कॉस्ट पर बनकर फॉरेन कंट्री के अंदर जाएगा, तो फॉरेन कंट्री के अंदर वो सेम प्रोडक्ट उससे ज़्यादा कॉस्ट पर बन रहा है। इससे वहाँ के फॉरेन के जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको नुकसान हो रहा है। इसलिए यूएसए जैसी कंट्री डब्ल्यूटीओ के पास शिकायत लेकर जाती है और बोलती क्या है डब्ल्यूटीओ को, डब्ल्यूटीओ इंडिया क्या करती है, अपने फार्मर को, अपने जो इंडियन फार्मर है उनको क्या देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनते हैं, जो ग्रेन वगैरह है, जो अनाज वगैरह है, उनकी जब वो प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया, तो वो जब फॉरेन मार्केट में जाते हैं तो वो फॉरेन मार्केट के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में कम कॉस्ट पर जाते हैं, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता। अब डब्ल्यूटीओ ने क्या बोला, हाँ भाई ये बात ठीक है। इंडिया को बोला गया कि इंडियन गवर्नमेंट को बोला गया कि आप अपने फार्मर्स को इतनी सब्सिडी प्रोवाइड ना करें कि इंडिया से जो प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो वो बाहर के मार्केट के अंदर जा करके वहाँ के मार्केट के, वहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको नुकसान पहुँचा रहा है। इसमें हामी भर ली इंडियन गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं कि हम पिलर्स ऑफ एओए के 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर्स है प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस। अगर बाहर से फॉरेन से कोई प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में आ रहा है तो उसको मार्केट एक्सेस दीजिए, यानी उसको मार्केट में आने दीजिए, उस पर टैरिफ ना लगाइए। रेगुलेशन ऑन डोमेस्टिक सब्सिडी, कि डोमेस्टिक लेवल पर आप सब्सिडी ना दें, प्रोडक्ट जिस कॉस्ट पर बन रहा है उस कॉस्ट पर उसको बनने दें। रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट की सब्सिडी को कम करो। हम क्या कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन फार्मर को सब्सिडी दे रही है जिससे वो प्रोडक्ट सस्ता बन रहा है। सस्ता बन के वो मार्केट फॉरेन की कंट्री में जाता है, फॉरेन के मार्केट में जाता है, वहाँ के मार्केट में जो लोकल कंपनियां हैं वहाँ की, उनको नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम कॉस्ट पर जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो बोला गया था कि जो सब्सिडी आप प्रोवाइड कर रहे हो उस सब्सिडी को आप कम करो। तो ये वाली पॉइंट था अपने पास। अब हम देखते हैं कि इस एग्रीकल्चर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है वो सब्सिडी कितने बॉक्स में है। देखो आगे सब्सिडी का टॉपिक। अब हम देखते हैं सब्सिडी या बॉक्सेस का टॉपिक। देखो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जरूरी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट, यानी डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर कंट्री हैं उन मेंबर कंट्री के द्वारा, अगर कोई भी कंट्री, हम पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं इंडिया का,
अगर इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के जो फार्मर हैं उनको, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो सब्सिडी वर्ड को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ में एक वर्ड यूज किया गया है, बॉक्सेस। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स, यानी ग्रीन सब्सिडी, ब्लू सब्सिडी और एम्बर सब्सिडी, यानी सब्सिडी वर्ड को रिप्लेस करके बॉक्स वर्ड को यूज किया गया है डब्ल्यूटीओ के अंदर। ठीक है, अब बात यह है कि अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के फार्मर को 3 तरीके से क्या कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। पहला है ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। इन तीनों बॉक्स को आपको ट्रैफिक लाइट से कंपेयर करना है। सबसे पहला कलर है रेड से स्टॉप। रेड लाइट क्या बोलती है, रेड से स्टॉप। तो ये यहाँ पर जितना भी जो प्रोहिबिशन लगाया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ब्लू बॉक्स सब्सिडी प्रोवाइड ना करे। फिर है येलो लाइट, क्या बोलती है, येलो लाइट बोलती है येलो लाइट से वेट क्या करना है, वेट करना है। तो येलो के अंदर एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वो सब्सिडी कम प्रोवाइड करे, कृपया करके कम सब्सिडी प्रोवाइड करे। और ग्रीन क्या बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी सब्सिडी प्रोवाइड करते हो करो, ग्रीन से गो। तो जैसे रेड लाइट रुकने के लिए बोलती है, येलो लाइट वेट करने के लिए बोलती है और ग्रीन लाइट गो का सिंबल है, वो तीनों सिंबल के बेस पर ही सब्सिडी प्रोवाइड की है। अब हम सबसे पहले देखते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या बोला गया था कि गवर्नमेंट को डब्ल्यूटीओ ने क्या कर रखा है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को परमिटेड कर रखा है कि जितना चाहो आप ग्रीन बॉक्स सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो। तो डोंट इफेक्ट ट्रेड, इससे ट्रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नो लिमिट फॉर गिविंग, अगर ट्रेड पर इस सब्सिडी की वजह से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो आप कितनी भी लिमिट में ये सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा डब्ल्यूटीओ ने सभी अपने मेंबर नेशंस को बोला गया है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने फार्मर को सपोर्ट देने के लिए क्या करती है, ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इससे क्या है, इससे ट्रेड पर इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, रीजन क्या है। देखो, अगर फसल नष्ट हो गई, तो फसल नष्ट होने के एवज में आपको सब्सिडी दी गई है, आपको सोलर पैनल लगवा दिए। किसान क्या कर रहा था, सोलर पैनल लगवा रहा था अपने खेत के अंदर, तो उससे एक्सपोर्ट उससे ट्रेड उससे इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा ट्रेड के ऊपर। तो ये वो सब्सिडी है जो डब्ल्यूटीओ ने क्या बोला गया है कि सभी मेंबर कंट्री अपने जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको क्या कर सकती हैं, ये सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती हैं। इससे ट्रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, आप जितनी चाहो इस सब्सिडी को प्रोवाइड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सेकंड पॉइंट, ये गवर्नमेंट क्या करती है, अपने फार्मर को सपोर्ट देने के लिए प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो ओले गिरने की वजह से फसल नष्ट होगी किसान की, उस टाइम पर जो सब्सिडी प्रोवाइड की, उससे क्या ट्रेड पर कोई इफेक्ट होगा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सी है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अब ब्लू बॉक्स से पहले हम एम्बर बॉक्स पे आते हैं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी कौन सी है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी बोलती है कि बी रिड्यूस, कम से कम करो इस सब्सिडी को। इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इस सब्सिडी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पर इफेक्ट हो रहा है। प्रोडक्शन काफ़ी सस्ता होता है, रीज़न क्या है कि जो डब्ल्यूटीओ है वो इस सब्सिडी को देने से मना करता है। डब्ल्यूटीओ अपनी मेंबर कंट्री को बोलता है कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी प्रोवाइड ना करवाएं। रीजन क्या है, क्योंकि एम्बर बॉक्स सब्सिडी देने की वजह से कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लो कॉस्ट पर बनता है। देखो क्या लिखा गया है, इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। एम्बर बॉक्स सब्सिडी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पर इफेक्ट होता है, रीजन क्या है वो भी देखेंगे। प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता होता है और लिमिट तक ही अलाउड है, एक लिमिट तक तो ये अलाउड है और उसके बाद अलाउड नहीं है। तो प्रोहिबिशन क्या लगा रखा है, बाद में क्या दे, लिमिट तक अलाउड है, बाद में क्या कर दिया, उस पर प्रोहिबिशन लगा दिया, पाबंदी लगा दी। अब लिमिट कितनी दी गई है वो देखना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी में डेवलपिंग कंट्री को कहाँ तक अलाउड है। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडिया के अंदर जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसका सिर्फ 10% तक डेवलपिंग कंट्री क्या दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है अपने किसानों को। डेवलप्ड नेशन में यही जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है इसका परसेंटेज रखा गया है कि जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया गया है उसका सिर्फ 5% तक सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं।
जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है 100 करोड़ का, 100 करोड़ का 5% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 करोड़। 100 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ ही सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है डेवलप्ड नेशन। वो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो 10% तक सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो ये एम्बर बॉक्स था इसे इंटरनेशनल ट्रेड पर इफेक्ट कैसे हो रहा था? अब हमें इफेक्ट देखना है, क्योंकि ये जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ना, ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है बीज को परचेज करने के लिए। जो खाद बीज होते हैं, जो यूरिया होती है, उनको परचेज करने के लिए ये सब्सिडी अगर प्रोवाइड करेंगे, मान लो अगर बीज सस्ते मिल गए, खाद सस्ती मिल गई जो यूरिया वगैरह डालते हैं, और अगर पानी वगैरह सस्ता मिल गया, अगर बिजली सस्ती मिल गई, तो क्या जो एग्रीकल्चर से बनने वाला प्रोडक्ट है वो सस्ता नहीं बनेगा? वो प्रोडक्ट यहाँ सस्ता बनकर जब फॉरेन के मार्केट में जाएगा तो वहाँ के लोकल मार्केट के अंदर अपना वर्चस्व नहीं जमाएगा, तो वहाँ की जो लोकल कंपनियां हैं, जो वहाँ के जो लोकल फार्मर हैं, उनको नुकसान नहीं हो जाएगा। तो ऐसा क्या किया था, इसी वजह से क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड पर इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का जो फार्मर है वो लो कॉस्ट पर ग्रेन, मान लो अनाज उगाएंगे और उसको क्या जाएंगे, बाहर भेजेंगे। तो बाहर मान लो यूएसए के अंदर भेज रहे हैं, और यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर चावल की प्रोडक्शन हो रही है, 1 केजी चावल की प्रोडक्शन हो रही है, ओनली 10 रुपये कॉस्ट आती है। और वही 1 केजी चावल अगर यूएसए के अंदर बनता है तो उसकी 20 रुपये कॉस्ट आती है, 20 रुपये पर केजी। अब इंडिया का फार्मर 10 रुपये पर केजी चावल ले जाकर अगर यूएसए के बाजार में बेचेगा, तो यूएसए के खुद के जो चावल बने थे जो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, उसको कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। इसी वजह से क्या है, डब्ल्यूटीओ ने इस एम्बर बॉक्स सब्सिडी के ऊपर बाउंडेशन लगा रखी है कि आप एक लिमिट तक तो इसको दे सकते हो, यानी सिर्फ 10% अलाउड है डेवलपिंग नेशंस के लिए और 5% अलाउड है डेवलप्ड नेशंस के लिए। उसके बाद आप एम्बर बॉक्स सब्सिडी नहीं दे सकते। और ये है ब्लू बॉक्स, यहाँ पर रेड वर्ड को यूज नहीं किया। रेड लाइट क्या बोलती है, रेड से स्टॉप। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में फॉरबिडन लगाया गया है, यानी गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ ने पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी है कि आप ये सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करोगे। रीजन क्या था कि एम्बर बॉक्स जैसे ही है, ये जैसे एम्बर बॉक्स है ना वैसे ही है। एम्बर बॉक्स में एक लिमिट डिसाइड कर दी थी, एक स्टैंडर्ड बता दिया गया था, और इसमें क्या बोला गया था, बिल्कुल मना किया गया था। एम्बर बॉक्स जैसे ही है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बल्कि प्रोडक्शन को रोकने के लिए सब्सिडी देती है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी प्रोवाइड करती है वो गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है? यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने का पर्पज नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप प्रोडक्शन रोक दीजिए। आप क्या है, आपने 100 यूनिट बना ली, अब मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर डिमांड सिर्फ 100 यूनिट की है, लेकिन हम बोलते हैं हम तो नहीं रुकेंगे, हमारी मशीन की डिमांड कितनी, जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 150 की है, हम तो 50 यूनिट और बनाएंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, यहाँ पर बोला गया था कि आप 100 यूनिट तक बनाइएगा और उसको इंडियन मार्केट में सेल कीजिएगा। ऊपर की जो 50 यूनिट आप बना रहे हो, उस 50 यूनिट के बराबर की हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या बोला गया था कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी के जैसे ये है, इसी सब्सिडी के जैसे है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी नहीं दे रही, बल्कि प्रोडक्शन को रोकने के लिए सब्सिडी दे रही है कि आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन करके रुक जाइएगा, आप एक्सेस की जो 50 यूनिट है उसके एवज में हमारे से सब्सिडी लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको तो प्रोडक्शन करना है 50 यूनिट का, और आप तो मानोगे नहीं, अगर हम आपको उस 50 यूनिट की सब्सिडी दे दें, उस 50 यूनिट की कॉस्ट हम आपको यही प्रोवाइड कर दें, तो इससे ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन आप मत करना। तो ये सब्सिडी के पॉइंट हैं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी परमिटेड है या नॉन परमिटेड। तो ये परमिटेड है। ब्लू बॉक्स के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा रखा है, और एम्बर बॉक्स के ऊपर क्या है, इसमें एक लिमिट तक प्रोवाइड की जाती है। इसमें ये रेट ध्यान रखना। ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है ना, एक बार क्या हुआ था, एक बार क्या काफ़ी टाइम पहले चाइना की मार्केट में क्या हुआ था, चाइना से प्रोडक्शन बिल्कुल लो कॉस्ट पर बनकर आते थे, बिल्कुल लो कॉस्ट पर। यहाँ इसमें नहीं, ब्लू बॉक्स से नहीं, एम्बर बॉक्स की बता रही हूँ मैं आपको। एम्बर बॉक्स में क्या होता था, प्रोडक्शन सस्ता होता था। इस पॉइंट पर बता रही हूँ मैं आपको। चाइना की गवर्नमेंट क्या करती थी, चाइना की जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेसमैन है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। चाइना से इलेक्ट्रिक आइटम बन के और इंडिया के मार्केट में आते थे, बिल्कुल लो कॉस्ट पे आते थे, बिल्कुल लो प्राइस पर आते थे। तो इंडिया के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया था चाइना की इंडस्ट्रीज़ ने, चाइना की कंपनीज ने। रीज़न क्या था, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट थी, वो चाइना की गवर्नमेंट
अपने जो बिजनेसमैन उनको सब्सिडी देती थी, यानी उनकी लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनता था और वो प्रोडक्ट बन करके इंडिया की मार्केट को डंप कर रहा था, इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट को एक कंसेप्ट समझ आया कि चाइना की गवर्नमेंट, चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको सब्सिडी दे रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला आ जाओ चाइना वालों, एक बार इंपोर्ट करो आप गुड्स को, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप गुड्स लेके जाओ, गुड्स लेके आओ। आपने जिन गुड्स के ऊपर सब्सिडी ली है, हम आते ही उस सब्सिडी के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपके ऊपर ड्यूटी लगाएंगे और उस ड्यूटी को बोलेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंट्री अपने बिजनेसमैन को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए, ताकि दूसरी कंट्री के मार्केट को कैप्चर किया जा सके, तो उस कंट्री ने जो सब्सिडी प्रोवाइड की है उस सब्सिडी के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए दूसरे नेशंस के द्वारा जो ड्यूटी लगाई जाती है, जो टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ऐसा इंडिया ने किया था चाइना के केस में। चाइना से जो प्रोडक्ट आते थे उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई और उनके प्रोडक्ट को बोले सस्ते प्रोडक्ट ला रहे हो ना इंडिया में, अब आके अब महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम टैरिफ ज़्यादा लगा देंगे आपके ऊपर। तो ये आपका सब्सिडी या बॉक्सेस जिसको हम बोल सकते हैं उसका कंसेप्ट फिनिश हुआ। अब इससे आगे देखो, अब देखो कई बार एक पॉइंट आपने देखा होगा, पीस क्लोज का मतलब क्या है। देखो पीस क्लोज में ये पॉइंट अराइज क्यों हुआ था। इंडिया क्या करती थी, इंडियन गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को क्या करती थी, 10% से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया है कि डेवलपिंग नेशंस अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 10% सब्सिडी और जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 5% सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने फार्मर को 10% से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। और इस बात की दिक्कत रहती थी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से काफ़ी नेशंस को दिक्कत थी। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा दिक्कत अपने को यूएसए को ही होती है, अपने सबसे ज़्यादा दिक्कत। तो यूएसए का जो राष्ट्रपति है, ये यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, वो क्या बोलता है कि आप क्यों देते हो अपने फार्मर्स को 10% से ज़्यादा सब्सिडी, जब डब्ल्यूटीओ ने लिमिट डिसाइड कर रखी है तो क्यों देते हो। तो ये यूएसए भागा भागा कहाँ जाता है, डब्ल्यूटीओ के पास जाता है शिकायत लगाने कि डब्ल्यूटीओ आपने जो 10% की लिमिट डिसाइड की थी सब्सिडी की, उस लिमिट से अबोव, उस लिमिट को क्रॉस करके इंडियन गवर्नमेंट अपने फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इससे नुकसान क्या होता है कि जो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो कम कॉस्ट पर बनते हैं और वो प्रोडक्ट जब फॉरेन मार्केट में जाता है तो वहाँ के मार्केट को नुकसान होता है, क्योंकि ये कम प्राइस का अगर फॉरेन मार्केट में आएगा ये प्रोडक्ट तो वहाँ की जो लोकल कंपनी है, लोकल जो वहाँ के फार्मर हैं, उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते। फिर क्या होता है कि एक बार बराक ओबामा इंडिया आते हैं और इंडिया आकर क्या बोलते हैं कि ठीक है आप 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो, दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर यूएसए के लिए ओपन कर दो। क्या बोला गया था, बराक ओबामा कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप दे रहे हो सब्सिडी 10% से ज़्यादा दो इंडिया, बट इंडियन मार्केट ओपन कर दो यूएसए के लिए। उनको तो दिक्कत हमारे से है। अभी हाल फिलहाल के अंदर भी इंडिया के सामने जब प्रपोजल रखा गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोजल में क्या रखा गया है कि आप इंडियन मार्केट को ओपन कर दो यूएसए के लिए, यूएसए से प्रोडक्ट डायरेक्ट आएंगे इंडियन मार्केट में, उसको दिक्कत यही है बस। तो फिर क्या हुआ था, फिर 2013 के अंदर बाली कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी डब्ल्यूटीओ की 2013 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बाली के अंदर। उस टाइम पर डब्ल्यूटीओ ने क्या बोला कि अगर प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी है, यानी अगर कोई देश भूखमरी की वजह से अगर दिक्कत आती है भूखमरी की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ क्या बोला था कि हमारी जो जनता है, हमारी जो इंडियन पब्लिक है, वो तो भूखमरी की वजह से मर रही है, क्या तुम्हारी सब्सिडी के चक्कर में हम हमारे जो फार्मर हैं उनको सब्सिडी ना दे। तुमने दायरा डिसाइड कर दिया, हमारे किसान हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो इस बात पर डब्ल्यूटीओ की 2013 के अंदर बाली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें डब्ल्यूटीओ ने बोला अगर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी है, तो उस जो सब्सिडी की जो लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा भी सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है कोई भी कंट्री।
तो इंडिया क्या है, इंडिया 10% से ज़्यादा सब्सिडी अगर अपने फार्मर को प्रोवाइड करती है तो भी अलाउड है। क्यों? क्योंकि रीज़न है कि इंडिया अपनी जनता को भूखमरी के कंसेप्ट से तो नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि अगर अपने फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेगी तो फार्मर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मान लो ओलावृष्टि की वजह से किसानों को नुकसान हो गया, अगर किसानों को गवर्नमेंट मुआवजा नहीं देगी, सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेगी तो उनको तो काफ़ी नुकसान हो गया। तो इसलिए WTO ने इस बात पर हामी कर दी थी, अगर दिक्कत किसकी है, फूड सिक्योरिटी की है, तो आप 10% से ज़्यादा भी सब्सिडी दे सकते हो। नेक्स्ट है अपने पास लास्ट पॉइंट अपना, ड्रॉबैक ऑफ WTO, यानी WTO की कमियां क्या हैं। WTO की सबसे बड़ी कमी है कि जब WTO बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को, जो रूल रेगुलेशन जो फ्रेमवर्क थे उस टाइम के और आज के टाइम तक वही फ्रेमवर्क है, सेम टू सेम, उसमें कोई अपडेशन नहीं है। पहली बात तो उसमें अपडेटेशन की रिक्वायरमेंट है, अपडेट करो उनको। तो इन एक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एक है कि अगर मान लो कोई भी कंट्री WTO की रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। ये क्या है, WTO सिर्फ राय देता है कि ऐसे कर लो, ये सही रहेगा। उनके लिए जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसको एक्टिव करो, पहली बात तो। दूसरा, पुराने जो रूल हैं उनको अपडेट करो। तीसरा है कि डिस्क्रिमिनेटरी रूल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे बड़ा भूत USA के दिमाग में सवार क्या है कि जो WTO है वो डेवलपिंग नेशंस के हित में ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर जो 10% से ज़्यादा सब्सिडी का प्रस्ताव पास कर दिया था ना WTO ने, तो उस टाइम पर क्या हो गया, अब USA के दिमाग में एक चीज़ फिट हो रखी है कि जो WTO है, WTO डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, डेवलप्ड नेशंस को तो वो ध्यान ही नहीं रख रहा। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेटरी के जो ये बना हुआ है लोगों के दिमाग में, ये फितूर, इसको भी ख़त्म करो। तो अगर सजेशन दिया जाए ना कि WTO में क्या करना चाहिए, तो पहले पॉइंट में WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसको ठीक करो, उसको थोड़ी एक्टिव करो, अलर्ट करो। दूसरा, जो पुराने रूल रेगुलेशन थे, जो पुरानी पॉलिसी थी, उसमें अपडेट करो, क्योंकि कहाँ 1995 था, कहाँ 2026 चल रहा है, इतना टाइम पीरियड हो गया। इतने टाइम पीरियड में रूल रेगुलेशन में अपडेट की रिक्वायरमेंट है। और ये जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री का ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, इसको ख़त्म करके बिल्कुल एकदम फेयर पॉलिसी को लेके आओ। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि गेट क्या है और WTO क्या है। गेट क्या दे रखा था कि गेट सिर्फ एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को रिप्लेस करके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WTO का मेन काम क्या है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड पर लगे हुए बैरियर को रिमूव करना है, बिल्कुल फ्री फ्लो ट्रेड करना है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर होगा फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अंकटाड। WTO के नेक्स्ट बाद हम करेंगे टॉपिक अंकटाड, वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और WTO भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये टॉपिक अपना होता है यहाँ फिनिश एंड थैंक यू।